आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेबी के एल्गो ट्रेडिंग पर लाए नए चेंजेस के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे ट्रम्प के टैरिफ प्लान्स के नए अपडेट्स को और वो वर्ल्ड ऑर्डर कैसे शिफ्ट कर रहा है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है थर्सडे 6 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। सेबी ने दिसंबर में एल्गो ट्रेडिंग पर एक कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड करने और एल्गो ट्रेडिंग को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए कुछ नए प्रपोजल्स दिए थे। हमने तब ये डिटेल में कवर किया था कि सेबी को किन रिस्क्स की चिंता है, जैसे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होने वाले फ्रॉड और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच एल्गो ट्रेडिंग का बढ़ता इंटरेस्ट। अब सेबी का फाइनल फ्रेमवर्क आ गया है और ज्यादातर चीजें वही हैं जो कंसल्टेशन पेपर में थी। वीडियो के इस सेगमेंट में हम सेबी के लाइव चेंजेस डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। एल्गो ट्रेडिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स पहले से सेट किए हुए रूल्स के बेसिस पर ऑटोमेटिकली स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। सेबी का गोल है कि रिटेल इन्वेस्टर्स एल्गो ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन मार्केट इंटेग्रिटी भी मेंटेन रहे। फिलहाल एल्गो ट्रेडिंग लगभग 70% मार्केट वॉल्यूम का हिस्सा है, जो ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के थ्रू होता है। लेकिन ब्रोकर्स के एपीआईज और एल्गो प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक्सेसिबल हो गया है। लेकिन जब एल्गो ट्रेडिंग का एक्सेस रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलता है तो रिस्क्स भी बढ़ते हैं। जैसे कुछ अनरेगुलेटेड एल्गो प्लेटफॉर्म्स शॉर्ट प्रॉफिट्स के झूठे गारंटीज देते हैं। सेबी इसी केओस को रोकना चाहता है और इसीलिए दिसंबर के कंसल्टेशन पेपर के कोर आइडियाज को फाइनल फ्रेमवर्क में भी रखा गया है। पहले भी रिटेल ट्रेडर्स ऑटोमेशन के लिए एक्सेल मैक्रोस, वेब स्क्रिप्टिंग या ब्रोकर एपीआईज का यूज करते थे, लेकिन सेबी ने ऑफिशियली इनको कभी लीगल ऑर्डर प्लेसमेंट के जैसे नहीं देखा। अब इस सर्कुलर के थ्रू सेबी ने एपीआई बेस्ड एल्गो ट्रेडिंग को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। ब्रोकर्स को अब कुछ नए सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करने होंगे, जैसे एपीआई एक्सेस सिर्फ क्लाइंट के अकाउंट से लिंक स्टैटिक आईपी एड्रेसेस तक लिमिटेड होगा। हर दिन ऑथ बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा सिक्योर लॉगिन के लिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी जरूरी होगा अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए। एल्गो प्रोवाइडर्स जो कि रेडीमेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑफर करते हैं, अब फॉर्मली रिकॉग्नाइज होंगे। सेबी इनको डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करेगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस इन एल्गो प्रोवाइडर्स को सुपरवाइज करेंगे। ब्रोकर्स को भी ड्यू डिलिजेंस करना होगा एल्गो प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनर करने से पहले। रिटेल ट्रेडर्स के लिए प्रोसेस सिंपल बनाया गया है। ज्यादातर रिटेल एल्गो ट्रेडर्स लो फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, यानी कि हर सेकंड वो बहुत ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस नहीं करते। इस वजह से सेबी ने डिसाइड किया है कि इनको एक्सचेंज के मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम किया जाएगा, जब तक ये एक लेवल से कम ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। एल्गो प्रोवाइडर्स के एल्गोरिदम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है व्हाइट बॉक्स या एग्जीक्यूशन एल्गोस। ये ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं जिसमें यूजर्स को पता होता है कि ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इनका लॉजिक क्लियरली विजिबल और इजीली कॉपी किया जा सकता है, इसीलिए इन पर कम रेगुलेटरी स्क्रूटनी होती है। सेबी ने फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि डिलेज ना हो। और दूसरा टाइप है ब्लैक बॉक्स एल्गो। इनमें प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज होती है जिसका लॉजिक यूजर को दिखाई नहीं देता। ये मोस्टली इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स या एडवांस ट्रेडर्स के लिए होता है। इनको ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे, इन्हें रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन लगेगा और डिटेल रिपोर्ट्स मेंटेन करने होंगे। अगर एल्गो में कोई मेजर चेंजेस होते हैं तो वो एक्सचेंज को रिपोर्ट करना होगा और एल्गोरिदम को दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। इन दोनों एल्गो टाइप्स को अलग अलग करके ये इंश्योर किया गया है कि आसान स्ट्रैटेजीज यूज करने वाले रिटेल ट्रेडर्स को ज्यादा कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज वाले एल्गो प्रोवाइडर्स को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। 1 अप्रैल 2025 में एल्गो ट्रेडिंग की डिटेल ऑपरेशनल गाइडलाइंस फाइनलाइज किए जाएंगे और 1 अगस्त 2025 तक नए रूल्स का पूरा इंप्लीमेंटेशन शुरू होगा। अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हैं जो एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो अब ये प्रोसेस आपके लिए थोड़ा सिंपल हो गया है, लेकिन साथ में चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। अब यहाँ कोई भी रैंडम स्ट्रैटेजी से मार्केट में नहीं घुस पाएगा। रूल ज्यादा क्लियर है, ब्रोकर को स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी का सामना करना होगा और एक्सचेंजेस भी ट्रेड्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। गेट रिच क्विक स्कीम्स बेचने वाले एल्गो ट्रेडर्स भी मार्केट में नहीं टिकेंगे। उन्हें रिसर्च एनालिस्ट के रूप में रजिस्टर करना होगा और अपनी स्ट्रैटेजीज के बारे में सब कुछ बताना होगा।
इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। वो अपने प्रोप्राइटरी एल्गोस का यूज़ करते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ओवरसाइट होगा। ऑल इन ऑल सेबी ने एक बैलेंस फ्रेमवर्क लाया है जो एल्गो ट्रेडिंग को एक्सेसिबल बनाता है, लेकिन मार्केट इंटेग्रिटी को भी प्रोटेक्ट करता है। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। कुछ दिन पहले हमने बात की थी डोनाल्ड ट्रंप के चाइना, कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए नए टैरिफ्स के बारे में। अब एक छोटा सा अपडेट है। कनाडा और मेक्सिको के खिलाफ लगाए गए टैरिफ्स को 1 महीने के लिए पॉज कर दिया गया है। इन दोनों देशों ने बॉर्डर सिक्योरिटी और ड्रग एनफोर्समेंट को इंप्रूव करने का वादा किया है और अब वो यूएस के साथ एक नया डील फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना के केस में बात और बिगड़ गई है। चाइना ने यूएस के टैरिफ के खिलाफ खुद के टैरिफ्स लगा दिए हैं, जिसका निशाना है अमेरिका के एनर्जी और ऑटोमोटिव सेक्टर्स। साथ ही चाइना ने इस मामले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूटीओ के सामने भी उठाने का फैसला किया है। पर आज हम इन अपडेट्स पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आज हम एक बड़े पर्सपेक्टिव की बात करने वाले हैं। जो कुछ हो रहा है वो बस एक सिंपल टैरिफ वॉर नहीं है। शायद हम रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर खत्म होते हुए देख रहे हैं। ये वही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था, जिसको यूएस ने लीड किया और जिसने ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया। पर अब सब कुछ बदल रहा है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले अमेरिका का एवरेज इंपोर्ट टैरिफ सिर्फ 2.4% था, लेकिन ट्रंप के इलेक्शन के बाद ये 10.5% तक पहुंच गया। ये चेंज इतना बड़ा है कि अमेरिका की 100 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। पिछले बार जब ऐसे बड़े टैरिफ्स लगाए गए थे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने में 50 साल लग गए थे। अगर ट्रंप के ये नए टैरिफ्स भी उतने ही इंपैक्टफुल हुए तो ग्लोबल इकोनॉमी को नॉर्मल होने में पूरी एक जनरेशन लग सकती है। लेकिन ये टैरिफ लगाए ही क्यों गए? क्या इनसे अमेरिका को एक फायदा होगा? ट्रंप का क्लेम है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग वापस आएगी, टैरिफ्स से इतनी रेवेन्यू मिलेगी कि इनकम टैक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन रियलिटी में टैरिफ से कुछ डोमेस्टिक जॉब्स बच सकती है, लेकिन प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाएंगी और जो रेवेन्यू आएगा वो भी बहुत कम होगा। और अगर दूसरे देश रिटेलिएट करते हैं तब तो ये रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज है जो ट्रंप के अप्रोच को थोड़ा सा जस्टिफाई करता है। यूएस का बड़ा मार्केट उसको ग्लोबल नेगोशिएशंस में लेवरेज देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फायदा इतने बड़े ग्लोबल रिस्क के लायक है? इन टेरिफ्स के इम्पैक्ट्स को समझने के लिए पहले मैं आपको एक हिस्ट्री लेसन दे देता हूँ। 1930 में स्मूथ-हॉली टैरिफ एक्ट आया था, जिसमें 20,000 इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर हेवी टैरिफ्स लगाए गए थे। रिजल्ट, बहुत सारे देशों ने रिटेलिएट किया और वर्ल्ड ट्रेड 60% गिर गया। यूएस एक्सपोर्ट्स भी 50% तक कम हो गया और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इस ट्रेड वॉर ने वर्ल्ड वॉर 2 को और भी बढ़ा दिया। करंट सिचुएशन से कंपेयर करें तो 1930 में इंपोर्ट्स यूएस की जीडीपी का सिर्फ 1.4% था, आज ये 15% है और ट्रंप के नए टैरिफ्स उस टाइम के कंपैरिजन में भी ज्यादा एग्रेसिव है। इन टैरिफ्स के कारण एक जरूरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मर रहा है। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पर ग्लोबल ट्रेड का बैकबोन था। इसका मेन काम था ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना और इंश्योर करना कि कंट्रीज आर्बिट्रेरी टैरिफ्स ना लगे। लेकिन ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ के जजेस को अपॉइंट करना बंद कर दिया। रिजल्ट, डब्ल्यूटीओ का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कोलैप्स हो गया। आज अगर कोई देश डब्ल्यूटीओ में अपील करता है तो सुनवाई होती ही नहीं, मैटर इंडेफिनेटली पेंडिंग रह जाता है। तो डब्ल्यूटीओ अब बस नाम का इंस्टीट्यूशन बनकर रह गया है। टैरिफ्स का प्रॉब्लम सिर्फ उनके बढ़ने से नहीं है, प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी। बिजनेसेस को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या होगा, टैरिफ्स बढ़ेंगे या कम होंगे, तो बिजनेसेस नए इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। ग्लोबल सप्लाई चेन्स कोलैप्स हो सकते हैं क्योंकि कंपनीज अपने प्लांट्स और फैक्ट्रीज रीलोकेट करेंगे ताकि नए रिस्क से बचा जा सके। ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था प्रेडिक्टेबिलिटी और अब वो प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो रही है। ये सब सुन के काफी टेंस लग रहा होगा, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है। जब यूएस पीछे हट रहा है तो दुनिया में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, लेकिन दुनिया कभी भी पावर वैक्यूम टॉलरेट नहीं करती। चाइना अपने आप को ग्लोबल ट्रेड का नया लीडर बना के ऑलरेडी इस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे मिडिल पावर्स भी अब ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। ब्रिक्स जैसे अलायंसेस भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन खत्म नहीं हो रहा है, बस उसके लीडर्स चेंज हो रहे हैं। तो क्या हम एक नए ग्लोबल एरा में एंटर कर रहे हैं? ट्रंप के टैरिफ्स सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है।
ग्लोबलाइजेशन के रूल्स रीराइट हो रहे हैं, WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस अपना रेलेवेंस खो रहे हैं और नए पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या दुनिया एक नए स्टेबल ऑर्डर तक पहुंचता है या फिर ये अनसर्टेनिटी और केओस का नया एरा बन जाता है। ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, नेस्ले इंडिया अपने प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू 7,500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बूस्ट टारगेट कर रहा है, जहां प्रीमियम कैटेगरीज 2015 से 16% CAGR के साथ ग्रो कर रही है। लेकिन कंपनी को हाई फूड इन्फ्लेशन और वीक वेज ग्रोथ की वजह से अर्बन कंजम्पशन स्लोडाउन का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। नेस्ले को उम्मीद है कि बजट 2025 में 1 लाख करोड़ रुपीस का टैक्स रिलीफ कंजम्पशन को रिवाइव करेगा, लेकिन इसका एक हिस्सा सेविंग्स या डेट रीपेमेंट में भी जा सकता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग फेस्टिव डिमांड और ज्वेलरी बिजनेस में 26% ग्रोथ की वजह से टाइटन कंपनी ने Q3 FY25 में 25.2% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया, जिसका टोटल रेवेन्यू 17,740 करोड़ रुपीस रहा। ज्वेलरी सेगमेंट का रेवेन्यू 14,697 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, लेकिन नेट प्रॉफिट 1,047 करोड़ रुपीस पर 0.6% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ, मेनली कस्टम ड्यूटी रिडक्शन के इम्पैक्ट की वजह से। सीक्वेंशियली देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में 48.7% का जंप हुआ, जो Q1 के म्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद रिकवरी को दिखाता है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद फ्लैट प्रॉफिट मार्जिन्स प्रेशर्स को हाईलाइट करते हैं, जबकि रेवेन्यू में 22.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली। फाइनली, भावेश अग्रवाल की कंपनी ट्रूट्रिम ने 2024 के लिए 2,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है और 2025 में 10,000 करोड़ रुपीस का एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो इंडिया के AI सेक्टर में अब तक के सबसे बड़े कमिटमेंट में से एक है। ट्रूट्रिम ने अब तक $50 मिलियन की फंडिंग सिक्योर की है और ये 2024 का पहला इंडियन यूनिकॉर्न बन चुका है। कंपनी एडवांस AI मॉडल जैसे ट्रूट्रिम 1, ट्रूट्रिम 2, चित्रार्थ 1 और ध्वनि 1 डेवलप कर रहे हैं, जो 10 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश पर भी फोकस करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।